नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने चैनल एनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो हमारा कोरोना कैप्सूल के तहत जो टॉपिक हमने कवर किया है। हाँ, ये टॉपिक हम जो भी कवर करेंगे आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसकी हम बात करेंगे। और आप लोगों के लिए एक सूचना है मित्रों कि अगर आप लोगों को इस हमारे वीडियो डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टाइप कीजिए पीडीएफ स्पेस अपना नाम और सेंड कर दीजिए हमें 73 76 93 98 97 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। एक बार फिर से याद ध्यान रखिए, व्हाट्सएप करना है आपको 73 76 93 98 97 7376939897 पर। टाइप क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पर जाकर पीडीएफ स्पेस अपना नाम और भेज दीजिएगा हमें। हाँ, और मित्रों जहाँ तक हो सके इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक हमारे इस चैनल का प्रसार कीजिए, फैलाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ध्यान दीजिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम, जिसकी चर्चा आपकी रमेश चंद्रा के साथ होगी, वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। लेकिन इस टॉपिक के तहत जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, पहले आपसे अपनी रोज़मर्रा की तरह आज उसकी हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के तहत जिन जिन पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे, उसमें पहला है कि चर्चा में क्यों, व्हाई इन न्यूज, कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ न्यूज में क्यों आया। और ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारे इस प्रोग्राम के तहत हमारा आप लक्ष्य होता है कि आप लोगों का जीएस पर पकड़ आपकी मजबूत कराई जाए। लेकिन ये लक्ष्य हम करंट अफेयर प्रोग्राम के नाम से इसलिए करते हैं क्योंकि करंट अफेयर में जो न्यूज़ में है उससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार करें और जीएस भी, ये दोनों हमारा टारगेट एक साथ होता है। यानी करंट अफेयर से लेकर जीएस पढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, स्ट्रेटजी है। तो हम पहले बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में व्हाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों है। फिर उसके बाद अगली हमारी जो अगला बिंदु होगा वो है चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, कोई बड़ी चीज़ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपसे हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उसके बाद जिस बिंदु पे हम मूव करेंगे, बताएंगे आपको कैसे बनता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये चर्चा करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, उसके बाद हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है पृथ्वी का। फिर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी काफ़ी पूछती है और पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि ये न्यू फिनोमिना अभी डेवलप हुआ है, कुछ दिनों से न्यूज में है, साउथ अटलांटिक एनोमली। साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है, इसकी हम आपको चर्चा करेंगे। और हमारा जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, उसके मूव होने से, स्थानांतरित होने से हमारे हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक व्हाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों। देखिए, अभी हाल ही में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, वो जो कनाडा में स्थित था, उत्तरी ध्रुव कनाडा से मूल स्थान से खसक कर साइबेरिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके जो बढ़ने की ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। पहले ये चल बहुत दिन से रहा है, लेकिन पहले धीरे धीरे होता था, अब इसकी गति बहुत तेज़ी से स्पीडली बढ़ गई है। ये बढ़ रही है 50 से लेके 60 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से मूव कर रहा है साइबेरिया की तरफ। साइबेरिया का मतलब कनाडा से साइबेरिया की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसी समय एक ट्रेंड और देखा कि जो हमारा दक्षिण अटलांटिक ओशियन है, दक्षिण अटलांटिक यानी कहाँ पे, दक्षिण अटलांटिक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य अवस्थित है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मध्य में आपका जो सी पड़ता है, जो ओशियन है, उसका नाम है साउथ अटलांटिक ओशियन। वहाँ पे चुंबकीय क्षमता
जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। यही वो क्षेत्र है जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है, जहाँ पे आधी तूफान वाले हिस्से बहुत जाते हैं। ये अक्सर न्यूज़ में होता है, अद्भुत है, इसकी भी कभी हम चर्चा करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। तो ये जो आपका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट पर नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। और देखा कि वैज्ञानिकों ने देखा कि हाल के वर्षों में दक्षिण अटलांटिक एनोमली के रूप में का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया है। जो अशांत क्षेत्र था वहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल किसी नाम से भी जानते हैं, वो वाला क्षेत्र का एरिया काफ़ी पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी हम मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि आप उसे देखें और समझें क्या ट्रेंडिंग में क्या ट्रेंड है बदलने का। आपको ये मैप दिख रहा होगा। पहले जो नॉर्थ पोल था वो आप जान लीजिए कि नॉर्थ पोल हमारा कनाडा में अवस्थित है। कनाडा के पूरब में आपका आर्कटिक ओशियन है, उत्तर में आर्कटिक ओशियन है उत्तर में, और इसके पूरब में अटलांटिक ओशियन है। अब देखें कि ये मोमेंट कैसे है। पहले ये जो हमारा मैग्नेटिक पोल था ये अवस्थित था कनाडा में क्वींसलैंड द्वीप के पास, क्वींसलैंड द्वीप के पास। 1900 में देखा गया, 1900 से लेकर 2000 तक अगर आप ट्रेंडिंग देखें तो इसका जो मोमेंट है ये इतनी दूरी तक है, यानी इसका मोमेंट फ्लो दिख रहा होगा। लेकिन वहीं 2000 से, यानी ये आपका पूरे 100 सालों में मोमेंट रहा, जितनी दूरी आपने 100 साल में मोमेंट में तय की। लेकिन अगर आप वहीं देखें केवल आगे के 20 सालों का मोमेंट लगभग 100 साल के मोमेंट के इक्वल है, बराबर है। यानी इसके बढ़ने की गति, इसके खसकने की गति में लगातार बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। इसके क्या संकेत हो सकते हैं, इसके क्या अभिप्राय हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट होगी बताई जाएगी। लेकिन इसके परिणाम जो उम्मीद लगाई जा रही है बड़े खतरनाक हैं। अब ये जिस गति से मूव कर रहा है हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये खबरों में क्यों है, कि चर्चा में क्यों। वही चीज़ आप यहाँ भी मैप में देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा आपका जो मैप में आपको हम हाईलाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कनाडा का है। कनाडा से साइबेरिया की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। साइबेरिया रसिया का पार्ट है, साइबेरिया रसिया का भाग है, और कनाडा उत्तरी अमेरिका का भाग है। ओके, इतना क्लियर। आगे चलें। अब जो हमारा दूसरा बिंदु होगा चर्चा का, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी एक चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपने मैग्नेटिक वस्तु को या चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, क्लियर। इसके ये उत्पन्न कैसे होता है इसकी बात करेंगे। ये होता है विद्युत धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, और इसके उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं, एक विद्युत धारा, एक बलागुण, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे अभी करेंगे। अब देखें इसकी यूनिट जो अक्सर प्रश्नों में पूछी जाती है, इसकी जो यूनिट होती है खास करके पीसीएस के एग्जाम में, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो देखें उसका दो मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है और एक एसआई यूनिट होती है। जो एसआई यूनिट होती है वो है आपकी टेस्ला। टेस्ला को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, जबकि सीजीएस मात्रक जो होता है होता है गॉस, गॉस को कैपिटल जी से दिखाते हैं। ओके, आगे चलें। चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं, दो तरह से हो सकता है। पहला ये उत्पन्न होता है गतिमान आवेशों के कारण, यानी गतिमान आवेश का मतलब विद्युत धारा के द्वारा। विद्युत धारा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, जब आप विद्युत कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लो होती है तो वहाँ पे आवेशों का फ्लो बहुत तेजी से होता है। कौन से? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी आवेशों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। यानी स्पष्ट है कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। दूसरा जो कारण इसका है वो है चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा। चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा यानी मूलभूत कणों में जो निहित चुंबकीय आघूर्ण होते हैं उसमें बहुत तेज मोमेंट हो तो ये
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक चीज़ और जान लेंगे कि जो चुंबक होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वहाँ से किरणें निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं और साउथ पोल में इंजेक्ट करती हैं। ये हर मैग्नेट में होता है और इसी वजह से जो हमारे कंपास होते हैं, कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ जाके स्ट्रिक करती है, खड़ी हो जाती है। ओके, ये टॉपिक हुआ। आगे हम बात करेंगे आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण, सिविल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। टॉपिक आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ें। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ये क्या है। देखिए, हमारा जो अर्थ है वो आप देखेंगे कितने भागों में डिवाइड है। पहला हमारा है क्रस्ट, और दूसरा आपको मिलेगा मेंटल, और तीसरा आपको कोर। आप देखिए, कोर जो है वो दो भागों में डिवाइड मिलेगा, एक इनर कोर, एक आउटर कोर, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। आप देखें, आपको दिख रहा होगा चित्र में स्पष्ट रूप से कि ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये आपका हिस्सा कोर का है। कोर दो भागों में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। ओके, इसे हम थोड़ी सी डिटेल में आगे और बताते हैं। देखिए आप मैप चित्र में, ये देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। जो क्रस्ट होता है वो 100 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। 0 से लेके 100 किलोमीटर की गहराई के बीच में जो पाया जाता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो बना होता है वो सियाल से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। और एक क्रस्ट में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसका नाम है कोरनाड। ध्यान रखिएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में जो पाई जाती है उसे कहते हैं कोरनाड, डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्रस्ट एक बार फिर से देखें, 0 से लेके 100 किलोमीटर। ओके, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में कोरनाड, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। यह सियाल का बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। ये लिथोस्फीयर कहलाता है। ओके, अब आगे मूव करें दूसरे चीज पे। दूसरा होगा हमारा दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं मेंटल या मेटल। मेंटल जो होता है वो क्या है, ये जो हमारा क्रस्ट होता है क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। इसकी जो 100 किलोमीटर से लेके ये 2900 किलोमीटर, यानी 100 से लेके 2900 तक ये पाया जाता है। 2900 किलोमीटर तक ये फैला है। ये इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा एक डिसकंटिन्यूटी जिसका नाम है रेपीटी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है अपर मेंटल में और लोअर मेंटल के बीच में। ये सीमा का बना होता है। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ से अगर हम देखें, उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारा होता है वो कोर का होता है। कोर, ये वाला हिस्सा, ये पूरा कोर है। कोर वाले में दो पार्ट हमने बताया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। फिर देखें, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। अब यहाँ पे देखें कि लोअर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा कोर होता है 2900 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आउटर एक इनर। जो हमारा आउटर भाग होता है वह लिक्विड या प्लाज्मा फॉर्म में होता है, जैसे कोलगेट ब्रश कर जिससे करते हैं आप, वो प्लाज्मा, ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, उस फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हमारा इनर कोर देखें तो इनर कोर हमारा सॉलिड होता है। ये बना होता है निफे से, यानी निकिल और फेरस से, निकिल और फेरस से। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और समराइज कर देंगे। देखिए, डिसकंटिन्यूटी थोड़ी सी और क्लियर कर दें आपको हम। जो हमने बताई कि कोरनाट डिसकंटिन्यूटी जो होती है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच पाई जाती है। मोहर डिसकंटिन्यूटी की चर्चा हम कर देते हैं कि जो क्रस्ट होता है
और अपर मेंटल होती है, उसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे महो असंबद्धता के नाम से जानते हैं या फिर महो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए रेपिटी की हमने आपको चर्चा की। रेपिटी जो होती है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच पाई जाती है, उसे रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे कि जो लोअर मेंटल होता है और आउटर कोर होती है उसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी वो है गुटेनबर्ग। एकदम आंख बंद करके इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट करने के बाद रट जाइएगा, चट कर जाइएगा, क्योंकि ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आता रहता है। और देखिए जो आउटर कोर है और इनर कोर, इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम लेहमन डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ओके, अब चले अगले टॉपिक में। इतने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप कोर वाला हिस्सा जरूर पढ़िए, ढंग से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की। और एक चीज़ अगर आप देखना चाहते ये समझ लीजिए, जो ये आउटर कोर है ये प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा फॉर्म होने की वजह से ऊपर वाला हिस्सा पृथ्वी का इसी पे मूव करता रहता है, नाचता रहता है, जिसके नाचने की वजह से ही बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और यही मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होता है। आगे देखिए कैसे बनता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा कि हमने दिखाया कि आउटर कोर वाली परत गर्म तरल लोहे की है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि वो निफे का बना हुआ है, NiFe, निकिल और फेरस की। तो इसमें जो निकिल और फेरस होते हैं ये प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। जब प्लाज्मा स्टेट में होता है तो इसके इधर वाले हिस्से इसी पे मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं तो आपको हमने बताया कि मूव करने से बलाघूर्ण उत्पन्न होता है और बलाघूर्ण ही रिस्पॉन्सिबल है। बलाघूर्ण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का एक कारण है। दो कारण हमने बताए, एक हमने बताया आवेशों की गति के कारण और दूसरा बलाघूर्ण के कारण, चुंबकीय आघूर्ण के कारण। तो ये दूसरा वाला रिस्पॉन्सिबल इसी वजह से है, इसी की वजह से पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह कार्य करती है। इनर कोर की हमने डिटेल में आपसे चर्चा कर ली है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट की। अब यहाँ से अगले टॉपिक, यानी आपको इस तो समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का बनता कैसे है। आउटर कोर के मूव के प्लाज्मा फॉर्म में रहने से जो ऊपर का हिस्सा मूवमेंट करता है, इससे हमारे पृथ्वी में मैग्नेट जनरेट होता है और मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, आगे चलें। अब देखें जो हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है इसे जियो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं, जियो चुंबकत्व क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले जो बड़े विक्षोभ होते हैं उन्हें चुंबकीय तूफान के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है इसमें बड़े विक्षोभ होते हैं, बड़े ही परिवर्तन होते हैं, चुंबकीय तूफान के नाम से जाना जाता है। और जब कभी भी सन स्पॉट यानी सूर्य के धब्बे, अक्सर पिछली बार प्रश्न में पूछा था सन स्पॉट से लेके पीसीएस में, सन स्पॉट की सक्रियता बहुत अनियमित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ करते हैं। चुंबकीय जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये देखिए ये आपका अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। हमने अभी मैग्नेट की चर्चा की जिसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। पृथ्वी के दो पोल होते हैं, एक पृथ्वी का ध्रुव होता है, एक मैग्नेटिक ध्रुव होता है और दोनों में नॉर्थ साउथ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ से आगे अगर हम चले अगले टॉपिक पे तो हमारा है दक्षिण अटलांटिक एनोमली, जिसकी चर्चा हमने चर्चा के कारण में बताया था कि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है साउथ अटलांटिक, वहाँ पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार कम हो रहा है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है लगातार कमी आ रही है उसमें, और इसी घटना को हम कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। देखिए अब इसकी चर्चा करते हैं। साउथ अटलांटिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी की आंतरिक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, एक स्पेशल बेल्ट होता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, अभी उसकी हम डिटेल में आपको बताएंगे होता क्या है। डिफिनेशन पूछा जाता है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है। यूपीएससी ऐसे ही टॉपिक पर, ऐसे ही बिंदुओं पर नज़र बनाई रहती है और उन्हीं को उठा के पूछ लेती है, धीरे से कहती है क्या है बता दो, और हम फंस जाया करते हैं। देखिए जो दक्षिण अटलांटिक एनोमली है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी का आंतरिक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह के सबसे करीब आ जाता है, कि दोनों के बीच में करीब ही बढ़ जाती है, और जो 200 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आ जाता है। इस क्षेत्र में
ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ जाता है। जो आपका वैन एलन बेल्ट है, ये जो क्षेत्र होता है, और आपका साउथ अटलांटिक एनोमेली, यहाँ पे ऊर्जावान कण जो होते हैं, जो एनर्जिक पार्टिकल होते हैं, उनका प्रवाह, उनकी जो फ्लो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इससे इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है? इसका रिजल्ट सबसे बड़ा यही होता है कि हमारे उपग्रह काम करना बंद कर देते हैं, कि हमारे जो उपग्रह होते हैं वो काम नहीं करते हैं। जब उपग्रह काम न करने का रीजन क्या है? कि इनके ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ जाना। ओके, आप देखें कि हमारे पास इसे ऑब्जर्व करने के लिए दक्षिण अटलांटिक ओशियन में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम स्पॉर्म है। ध्यान रखिएगा, स्पॉर्म नाम का एक सैटेलाइट है जो इसी बेल्ट पे काम करता है, साउथ अटलांटिक एनोमली को ही ऑब्जर्व करता है, जिसकी सूचना हमें देता रहता है। यही क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे जहाज गायब हो गए हैं और मिल नहीं पाए, जो बरमूडा आपदा के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र हैं ये। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है क्या। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज द जोन ऑफ एनर्जी चार्ज पार्टिकल मोस्ट ऑफ विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सन विंड। जो सौर पौने होती है उनसे उत्पन्न एक चार्ज पार्टिकल, यानी बहुत ही ऊर्जावान कण होते हैं, उन्हीं का एक जोन होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसको हम कहते हैं वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं। कैसे पार्टिकल हैं? एनर्जिक चार्ज पार्टिकल हैं। किनसे ओरिजिनेट होते हैं? सोलर विंड से। वही होते हैं आपके वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो 200 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास मूव करते रहते हैं। अब यहाँ से अगर हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे कि हमारा जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, उसके मूव होने से, उसके खसकने से हमारे पास कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। देखिए, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है अगर वो मूव होता है तो उससे कौन सी समस्याएं आती हैं। पहला कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र अगर कमज़ोर होता है तो अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण उपग्रहों में घुस जाएंगे और उनके काम करने पर असर डाल सकती हैं। कि जो हमारे उपग्रह हैं, जो हमारे सैटेलाइट हैं, वहाँ तक अगर उनकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ का कमज़ोर होता है तो जो आवेशित कण होंगे अगर वहाँ पे इंटर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। दूसरी चीज़ देखें कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये अन्य भूमिकाओं निभाने के साथ सौर हवाओं और हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण की ग्रह से रक्षा करता है। जो हानिकारक आपके सौर हवाएं हैं और हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण आते हैं, रेडिएशन आते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र इससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, उन्हें ऑब्जॉर्व कर लेता है, उन्हें रोक देता है कि पृथ्वी की सतह तक ना आए, जिससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर वो आएंगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो उपकरण होंगे, चाहे वो रेडियो के हों या किसी के हों, वो खराब हो सकते हैं, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल के हों, यानी क्षय उनका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट हैं, उन पे भी नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। यह चुनौती हमारे लिए अभी भी है कि इस प्रक्रिया हो क्यों रही है, पृथ्वी में इतनी तेज़ी से बदलाव क्यों हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से बदलाव के लिए अभी हम इसकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो अब एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये अक्सर होता रहता है। और रिसेंटली आपको ताज्जुब करने वाली बात बता दें कि 7,80,000 साल पहले हमारे पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक जो पोल था वो रिवर्स हो गया था। नॉर्थ पोल साउथ में चेंज हो गया था और साउथ पोल नॉर्थ पोल में चेंज हो गया था। तो हमारे जो विदुषी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, अब भी वही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है पृथ्वी अपनी मैग्नेटिक पोल को बदलने की कोशिश कर रही हो, बदलने के संकेत हो सकते हैं। जिस तरह से ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से मूव कर रहा हो सकता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उल्टा होने वाला हो। ये ईएसए के रिसर्चरों ने कहा है। आगे चलें। अब देखेंगे एजेंसी के ने यह भी माना है कि यह उस क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र ही है जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल वाला हिस्सा है, जहाँ पे तकनीकी खराबी का सामना अक्सर जहाज़ों को करना पड़ता है। तो आपने देखा आज के वीडियो में कि एक जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है कनाडा से साइबेरिया की तरफ, जिसके परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर पृथ्वी का
पोल उल्टा हो जाता है तो उससे भी हमारे पास कई समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसका अभी हम वैज्ञानिकों ने भी कोई साफ संदेश नहीं दिया है क्या समस्याएं होंगी, लेकिन ये है कि स्पेसक्राफ्ट और हमारे सैटेलाइट जो ये समस्याएं हैं, जो ये चीज़ें हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। हाँ, आपके लिए एक स्पेशल सूचना तब तक कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, सुना हो जो घंटी होती है उस घंटी को दबा लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल एनएमई कॉर्नर। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।